17वीं सदी के यूरोप में, सदी के यूरोप में राष्ट्रीय राज्य का उद्भव संयोग से अधिक तथा योजना से कम था। क्या है इसको ऐसे, योजना से अधिक और संयोग से, योजना से कम और संयोग से अधिक था। योजना से कम तथा संयोग से अधिक था। अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन राइटिंग में आजकल जो मैं एग्जामिनर का जो ट्रेंड देखता हूं, वो एग्जामिनर का ट्रेंड बड़ा अजीब टाइप का होता है। इस ट्रेंड में आप उसको जितनी सुविधाएं दे देंगे, मतलब वो पेन नहीं मोल लेना चाहता, आप उसको दिखा दीजिए, देखो भाई मेरा ये है, आप मतलब उसको अच्छे ढंग से डेकोरेट करके अपने आंसर को उसका प्रस्तुत कर दीजिए, उसको साफ दिख रहा हो चीज। तो जितनी आपकी भाषा सुगम, जितना अच्छे ढंग से आप अपनी बात उस तक पहुंचा पाएंगे, तो फिर उसका महत्व है। जैसे पहली पंक्ति कोई भी एग्जामिनर पढ़ता है, तो आपकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी पहली पंक्ति में ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा, जटिलता होगी या उसमें कंफ्यूजन होगा, तो आपके प्रति उसका इंप्रेशन खराब हो सकता है। तो अब इसको कैसे शुरू करें, संयोग और योजना है, तो आप इसको ऐसे शुरू कर सकते हैं कि 16वीं 17वीं सदी में, अब सदी के यूरोप में राष्ट्रीय राज्य का उद्भव एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम था। यद्यपि इसके उत्थान में संयोग की भूमिका रही थी। एक मिनट, क्या या इसको अगर पूरा बदल देते, आप लोग लिख चुके थे क्या? अच्छा ठीक है, चलने दीजिए, जो मन में आए लिखिए, कॉन्फिडेंस लाइए, कोई दिक्कत। इसके उत्थान में, हाँ मैं वही रिपीट कर रहा हूं, तो आप लोगों को काटना ना पड़े, काटा तो नहीं। संयोग की भूमिका रही थी, परंतु निर्णायक भूमिका तो एक संगठित योजना नहीं निभाई है। मतलब इसको, जैसे हमने एक सेंटेंस कहा, अभी आपको एक शब्दावली उसके अर्थ वाला जो मैंने कल कहा था आपको, वो मैंने दे दिया है। वो या तो अभी क्लास के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, नहीं तो कल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर आ जाता है तो अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, वो मैंने अपनी तरफ से दे दिया अपने असिस्टेंट को। तो निर्णय में उनका एक संगठित योजना नहीं निभाई थी। तो मैंने जो आपको कहा कि पहला आपका इंट्रोडक्शन का लाइन आएगा और दूसरा आपका आता है थेसिस का लाइन। तो ये आपका थेसिस का लाइन, ये इसको पूरे में आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं हो सकती है। आप इसको कुछ खास शब्द को भी, संगठित योजना नहीं निभाई थी, अगर यहां पर भी आपने इतना भी अंडरलाइन कर दिया तो चले। तो इसका मतलब है कि अब आपने अपना थेसिस दे दिया, आपने अपना स्टैंड ले लिया, परीक्षक को आपने संकेत दे दिया कि भाई हमने झुकाव योजना की तरफ ही दिखाया, क्योंकि इतिहास में ऐसा नहीं होता कि सहयोग से होता है, योजना से। अब जो आपकी शेष राइटिंग होगी वो आपकी थेसिस को प्रूव करने वाली होगी। तो या तो आप छोटे पैराग्राफ में बांट लोगे या फिर आप पॉइंट्स भी बना सकते हो। तो इसको आप ऐसे अब दिखा सकते हो। अगर छोटे पैराग्राफ में बांटना है तो बांटना है, तो आप प्लॉट भी बनाकर लिख सकते हो।
कि हम इस तथ्य को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है क्या? हम इस तथ्य को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि सामंतवाद के पतन का परिणाम एक प्रकार की राजनीतिक अराजकता भी हो सकती थी, भी हो सकता था। अब यहां पर इस शब्द पर, परंतु यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों ने इस घटना का अपने पक्ष में फायदा उठाया। इस घटना का अपने पक्ष में फायदा उठाया, ये दिया। ये जो आपने स्टैंड लिया, इसे पुष्ट हो रहा है, हाँ ना? जो ऊपर आपने वादा किया कि योजना से अधिक है, तो चलिए, सामंतवाद का अंत एक संयोग था, लेकिन सामंतवाद के अंत का अर्थ राजनीतिक अराजकता भी तो हो सकती थी, मारकाट। अगर उसका फायदा यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों ने उठाकर अपनी शासन व्यवस्था की स्थापना नहीं की होती तो। उसी प्रकार पुनर्जागरण संयोग का परिणाम हो सकता, परंतु प्रोटेस्टेंट आंदोलन के पीछे, परंतु प्रोटेस्टेंट आंदोलन को तो योजना का परिणाम ही माना जा सकता। योजना का परिणाम ही माना जा सकता, क्योंकि यूरोप के शासकों ने अपने पक्ष में इसका उपयोग किया, तथा प्रोत्साहन भी दिया, अंत में व्यावसायिक क्रांति को घटित होने में संयोग की भूमिका मानी जा सकती, परंतु वाणिज्यवाद, याद है वाणिज्यवाद तो संगठित योजना का ही परिणाम था, ओके। निष्कर्ष को कहते हैं रीस्टेटमेंट ऑफ थीसिस। रीस्टेटमेंट ऑफ थीसिस का मतलब नहीं, ये आपको सावधानी केवल यही बरतनी पड़ेगी कि जो पंक्ति आपने थीसिस में लिखी है उस पंक्ति की पुनरावृत्ति ना करें। जो आपने थीसिस में लिखी हुई है उसकी पुनरावृत्ति ना करें, उसकी जगह आप कोई दूसरी पंक्ति लिखें, लेकिन उसका भाव वही हो तो आपके थीसिस में। अगर आपकी निष्कर्ष की पंक्ति थीसिस की पंक्ति के विरोध में चली जाती है तो फिर आपका उत्तर फॉल्टी हो जाएगा, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है? तो इसमें फिर एक निष्कर्ष में एक पंक्ति रख देते हैं। उपर्युक्त बातों के प्रकाश में
प्रकाश में हम कह सकते हैं कि संयोग ने राष्ट्रीय राज्य के उद्भव के लिए उचित परिस्थितियां निर्मित की थी। जितना रियाज करोगे, एक आर्टिस्ट रियाज करता है, ये आवश्यक नहीं है कि आप यही पंक्ति की पुनरावृत्ति करें। आपको जो ही पंक्ति लिखनी है आप लिखेंगे। शुरू में आपको दिक्कत आएगी कि आपके पास अपनी एक भाषा नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अब तक आपने अपनी विश्वविद्यालय शिक्षा में जो रटा है वही लिखा है। अभी अगर आप सोचते हो तो दिमाग में गुदगुदी आती होगी कि ऐसा भी होता है क्या, सोच के भी कुछ है क्या, पढ़ के बताओ यहाँ से, ठीक है 4-5 पंक्ति में लिख दूंगा। कहोगे सोचो तो सोचू क्या, अभी आपके मन में यह भाव आएगा। लेकिन जरा सोचो 250 अंक के जो निबंध है वो तो केवल सोचकर ही लिखोगे। सतीश चंद्रा कमेटी ने बड़ी बुद्धिमानी की, बच्चे के दिमाग में लिटमस डाल दिया कि बच्चों यहाँ बच के कहाँ जाए। और उसमें जानते हो 50 से 60 मार्क का फर्क सिर्फ निबंध के पेपर में आ जाता है। ऑफन निबंध के पेपर बहुत बड़ा डिसाइसिव हो जाता है यूपीएससी की सफलता में। इसकी वजह यही है कि उसमें आपको निबंध वाले में तो एक्सटेम्पोर आपको लिखना पड़ेगा। एक्सटेम्पोर लिखने की आदत नहीं डालोगे तो कैसे होगा। यह पंक्ति मैंने दी, हम इस प्रकार के 50-100 आंसर आपको करवाएंगे, लेकिन आपको अपनी अभिव्यक्ति अपने तरीके से विकसित करनी होगी। और इसके लिए जैसे देखते हो कि जो अधिकतर जो क्रिकेटर होता है वो बैठा रहेगा। अगर मैंने बॉलर रहेगा तो हमेशा हाथ से देखोगे एक बार आप बॉलिंग की मुद्रा में घुमा दे, तो उसके दिमाग में हमेशा घूमता रहता है कि इस एंगल से बॉल फेंकेंगे। तो बैट्समैन होगा तो रहेगा और हमेशा बैटिंग का एंगल बनाता रहेगा। उसी तरह जो धीरे धीरे राइटिंग की आदत लग जाएगी तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो दिमाग में आता है कि इस पर ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो इसको किस डायरेक्शन में ले जाए। तो क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा सोचने का इसका एक ही तरीका है, रियाज। अपने आप से सिर्फ एक प्रश्न करोगे तो जवाब मिल जाए कि तुम प्रशिक्षित नहीं हो, तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा में इस तरह का पढ़ाई का आधार तैयार नहीं किया गया। तो यहाँ हम लोग की कुल पूंजी क्या है, कठिन परिश्रम। उसमें जब लैग कर जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तुम लोग को रियाज करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, घुटने नहीं टेकने हैं, सिर्फ और सिर्फ रियाज कर। जितना रियाज करोगे, एक आर्टिस्ट रियाज करता है, एक प्लेयर रियाज करता है, तुम भी राइटिंग का रियाज करो। एकदम क्लियर परीक्षा को दिख गया, वो तुमको बढ़िया मार्क दे देगा। इसमें ये तो कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगता है। जब लोग लिखना कई बार शुरू करते हैं तुमको खुद भी पता नहीं चलता है कि मैंने क्या लिखा। जब तुम खुद अपनी राइटिंग खुद नहीं समझ पा रहे हो तुमने क्या लिखा, तो बेचारे परीक्षा की क्या गति होगी। यहां पर तो एकदम क्लियर है कि भाई हमने ये स्टैंड लिया, उसके पक्ष में ये बातें कही। अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा अगर वो अलग कर देंगे, 16वीं 17वीं सदी के यूरोप में, 16वीं 17वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रीय राज्य का उद्भव संयोग से कम
एवं योजना से अधिक था, अधिक था, अधिक था। इस कथन की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। इस कथन की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। ओके, तो अब इस प्रश्न पर आप नजर डालें। इस प्रश्न पर आपको नजर डालने के बाद ये हो गया हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। वो कौन सा क्वेश्चन था? हाइपोथेटिकल। वो था आर्गुमेंटेटिव। ये है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। मतलब इसमें जो हाइपोथेसिस दी गई है उसको आप पुष्ट करिए। उत्तर की दिशा तो वही हो जाएगी, शुरुआत अलग हो जाएगा। पुष्ट करने के तो वही सब बातें कहोगे जो पीछे आपने कहा है। केवल पीछे वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया, पहला पैराग्राफ में आपने जो थेसिस डाली वो अलग थी। यहां पर आपको खुद ही कबूल कर रहा है संयोग से अधिक और योजना से कम है, सॉरी योजना से अधिक और संयोग से कम है, इसमें कुछ लगना ही नहीं है, पुष्ट करिए। अब पहले वाले क्वेश्चन में चूंकि आपको उलटना था तो उसने आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन दे दिया कि क्या आप सहमत हैं या फिर आप इस कथन से सहमत हैं। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो फिर आप सहमत हो जाइए, और सहमत हो जाइए तो आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है, वो स्टेटमेंट आपको पुष्ट करना है। इसी तरह का क्वेश्चन राइटिंग धीरे धीरे मैं प्रत्येक दिन कुछ बताता चलूंगा। अब देखिए, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में यहां से आपका पाठ्यक्रम की चीजें आएंगी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पे फंड हो सकता है, या इसमें आपको प्रबोधन यूरोपीय प्रबोधन को कहते हैं इंग्लिश में इनलाइटेनमेंट, तथा उसका प्रभाव। अमेरिकी क्रांति तथा विश्व इतिहास में उसका महत्व। विश्व इतिहास में उसका महत्व। फ्रांस की क्रांति तथा यूरोप का रूपांतरण एवं अन्य महाद्वीपों पर प्रभाव। 19वीं सदी में उदारवाद एवं यूरोप में 19वीं सदी में यूरोप में उदारवाद एवं राष्ट्रवाद का प्रसार। इटली एवं जर्मनी का राष्ट्रीय इसलिए जर्मनी का राष्ट्र के रूप में संगठित होना तथा पुराने साम्राज्यों का विघटन। अब देखिए, जितने भी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अब आप पढ़ रहे हो जनरल स्टडीज के लिए इस टॉपिक को। जब हम ऑप्शनल में पढ़ते हैं तो ऑप्शनल में वर्टिकल डाइव ज्यादा मारना पड़ता है, बहुत गहराई में जाकर चीजों। जीएस वाले को वह काम नहीं करना। अगर आप उस काम में फंसे तो क्षैतिज विकास की समझ तो नहीं हो पाएगी, प्लस आपको बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा और परीक्षा वन में आप उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। मैं क्वेश्चन का टाइप बताऊंगा तो आपको अस्वस्थ हो जाएगा। बस मेरे एक सूत्र को याद रखिएगा कि आपको बस इतना ध्यान रखना है, परिवर्तन, और परिवर्तन का यानी चेंज, और चेंज अगर आपके ध्यान में है तो फिर कभी भी आपको समस्या नहीं होगी, एंड यू कैन वेरी वेल आंसर द क्वेश्चन। तो
अब देखिए मैंने क्या बताया कि जैसे हम प्रबोधन पर आज आ रहे हैं, अगर हम पहले आपको पार्ट फर्स्ट नहीं बताए होते तो अभी प्रबोधन पढ़ाने में मेरे हाथ पांव फूल जाते, क्योंकि वह इफेक्ट आ ही नहीं पाता, आप उसे जुड़ ही नहीं पाते, आपको हर शब्द नया लगता। तो पहले हम ये सभी टॉपिक एक दूसरे से लिंक है तो पता चल गया, इसका इससे रिलेशन होगा, इसका इससे होगा और इसका इससे होगा। क्योंकि अगर कोई हमें कहे कि आप यह टॉपिक पढ़ा दीजिए तो मैं बिना इसे पढ़ाए हुए इसे पढ़ाए हुए इसे पढ़ाए हुए पढ़ाने से इनकार कर दूं। जैसे कोई अगर हमें कहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा दीजिए इनको, तो मुझे फिर मजा ही नहीं आएगा, मुझे लगेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ जब तक सारी परिस्थितियां निर्मित होकर 19वीं सेंचुरी से, जैसे 19वीं सदी में जो एक 19वीं सदी के यूरोप में जो एक प्रकार का आंतरिक विरोधाभास होगा वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा। अब धीरे धीरे पार्ट 2 में तुम लोग ज्यादा क्लियर हो जाओगे। तो पार्ट 1 में कुछ क्लियर हुए, पार्ट 1 पहला था, तुम्हारा पहला कन्फ्रंटेशन था, मेरे टीचिंग मेथड से भी पहला कन्फ्रंटेशन था। अब धीरे धीरे कंफर्टेबल होते जाओ। याद रखो टेस्ट में आप दोबारा पार्ट सेकेंड में लूंगा और टेस्ट पार्ट सेकंड में लूंगा, लेकिन पार्ट सेकंड में बीच बीच में एक एक क्वेश्चन तुम लोगों को देता रहूंगा जिसको तुम लिख के सबमिट करते रहो। अब तुम्हारा कभी राइटिंग आरंभ हो गया। कई बच्चों को जिसे सर कैसे लिखे क्या लिखे, अब देखो तुम लिखने से कैसे भागोगे और मैं तुम पर चढ़ता हूं। हर चीज का एक वक्त होता है, लेकिन लोगों को इंप्रेशन, अब देखो तुम कितनी राइटिंग तुम करते। तो जिसको एक्सपीरियंस हमारे जो उस क्लास में जो ऑनलाइन क्लास में किया हुआ, कितनी राइटिंग की, कितना क्लास में मैंने राइटिंग करवाया, तो इसमें भी बहुत राइटिंग होगी। राइटिंग ही तो समझने का सबसे सशक्त माध्यम है, राइटिंग नहीं तो फिर पढ़ना। तो पहले आते हैं प्रबोधन पर और इंजॉय करके पढ़िए, मतलब जिज्ञासा से पढ़िए यार ये प्रबोधन क्या। ओके, तो इसको हेडिंग एनलाइटेनमेंट। कल मैं इसका फूड फॉर थॉट भी दे दूंगा, पार्ट फर्स्ट का फूड फॉर थॉट कर दे दूंगा। फूड फॉर थॉट का मतलब सोचने के लिए कि कुछ जो इश्यूज है वो इश्यूज में दे दूंगा। वो क्वेश्चन राइटिंग नहीं होगी, इट इज जस्ट फॉर थिंकिंग कि आप उसको सोचो। फूड फॉर थॉट कल मैं दूंगा इसका, और पार्ट 2 का पार्ट 2 समाप्त करेंगे प्रबोधन। तो इसमें कितने एस्पेक्ट हमें कवर करने हैं पहले उसको देख लेते हैं। पहला एस्पेक्ट होगा अर्थ एवं तात्पर्य। इतने एस्पेक्ट हमें कवर करने हैं, अर्थ एवं तात्पर्य, आधार, आधार अथवा कारण, कारण, आधार अथवा कारण, प्रबुद्ध चिंतक, प्रबुद्ध चिंतक तथा उनकी राजनीतिक, राजनीतिक आर्थिक, राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक विचार, सामाजिक विचार, सामाजिक विचार, प्रबोधन का प्रभाव, प्रबोधन का प्रभाव, प्रबोधन का यूरोप पर प्रभाव, यूरोप पर प्रभाव, राजनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, इतनी चीज हमें प्रबोधन के बारे में पढ़ना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रबोधन का पर कोई क्वेश्चन तुम्हारा नहीं बनेगा डायरेक्ट यूपीएससी, लेकिन प्रबोधन वह माइलस्टोन है कि सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, आप अगर कोई विषय नहीं, चाहे आपका जो भी वैकल्पिक विषय हो, ऑप्शनल विषय हो, प्रबोधन से आपकी टकराहट हमेशा हो। क्योंकि यूरोप में आधुनिकीकरण प्रबोधन से माना जाता है, और अगर यूरोप में प्रबोधन से आधुनिकीकरण आया, अगर यूरोप में प्रबोधन के माध्यम से आधुनिकीकरण आया, तो फिर यूरोप का रूपांतरण हुआ और यूरोप के रूपांतरण के साथ संपूर्ण विश्व का रूपांतरण हुआ। तो यह एक प्रमुख माइलस्टोन बन जाता है। अब पहला मुद्दा उठाते हैं अर्थ एवं तात्पर्य। तो देखिए पहले कुछ चीजें समझा देता हूं तुम लोगों को, धीरे धीरे नोट डाउन करें। तुम लोगों को पढ़ने का कुछ अवसर मिला है कि बस पीछे का पढ़ने में ही रह गए थे? क्या स्थिति? पीछे का तो क्लास में कॉपी भी तुम पढ़ लेते तो भी क्वेश्चन हो जाता। तो टेस्ट देना हो तो बस कुछ नहीं करना है, आप अगर कॉपी ढंग से पढ़ लोगे तो फिर टेस्ट पे क्वेश्चन तुम कर ही सकते हो। देखिए प्रबोधन का शाब्दिक अर्थ देखोगे तो ऐसा प्रतीत होगा, मैंने उसमें कहा जाता है प्रबोधन के शाब्दिक अर्थ में एक लंबे काल के अंधकार के पश्चात प्रकाश का युग। अंधकार किसका है? तो अज्ञानता का अंधकार, अतीत के प्रति दास्ता बोध का अंधकार, यानी अज्ञानता। दास्ता बोध का मतलब हुआ कि भाई हम अतीत के गुलाम हैं, मैंने अतीत के गुलाम होने की भावना। पुनर्जागरण में क्या था? पुनर्जागरण ने सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार किसे माना था? यूनानी और रोमन साहित्य को। याद करें, पुनर्जागरण ने माना था कि अगर यूरोप में ज्ञान का कोई बड़ा भंडार है तो यूनानी और रोमन साहित्य में छिपा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ के चिंतक और सुधारक में, 19वीं सदी के भारतीय सुधारक में आपने दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा। तो दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। तो ज्ञान का अक्षय भंडार वेद को मानते थे। तो माना गया कहीं ना कहीं उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जड़ खोद दी थी।
कि आप वेदों को ही ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार मानते हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसी तरह से यूनानी और रोमन साहित्य को जो पुनर्जागरण काल के लेखक थे वो ज्ञान का भंडार मानते थे। प्रबोधन कहता था नहीं, डेयर टू नो, आगे देखो, पीछे क्यों देख रहे हो, ज्ञान वह है जो हमारा तर्क कहता है, ज्ञान वह है जो तर्क के द्वारा समर्थित है। हम अतीत के ज्ञान को, अतीत की लकीर की फकीरी हम नहीं कर सकते। तो उनका कहना था कि अंधकार के बाद का प्रकाश, अंधकार किस बात का है, तो अज्ञानता का है, अतीत के प्रति दास्ता बोध का है, और सहिष्णुता। और सहिष्णुता तो समझते होंगे, धार्मिक कट्टरता। क्या पुनर्जागरण में धार्मिक कट्टरता नहीं थी, लेकिन धर्म सुधार आंदोलन में भी एक प्रकार की कट्टरता थी। अगर रोमन कैथोलिक अपने में चिपके हुए थे तो प्रोटेस्टेंट अपने विचारों में चिपके हुए थे। तो धार्मिक कट्टरता का और सहिष्णुता का, अतीत के प्रति दास्ता बोध का और अज्ञानता का। तो इस प्रकार से प्रबोधन ने कहा कि अंधकार के पश्चात एक, मतलब उसने ये कहा कि भाई हम उस प्रकाश, हम अब एक ऐसे प्रकाश युग में आ चुके हैं कि एक लंबे समय के अंधकार के बाद आया। वो प्रकाश का युग कब है, तो है 18वीं सदी। 18वीं सदी को प्रबोधन का काल माना गया, और माना गया कि लंबे काल के पश्चात एक, लंबे काल के अंधकार के पश्चात एक प्रकाश का युग। सुनने में आपको बड़ा ही मनलुभावन लगे, क्या एक बड़ी काल के अंधकार के बाद प्रकाश का युग। लेकिन जो मैंने आपको परिवर्तन का फार्मूला बताया है, वह परिवर्तन में मैंने आपको क्या बताया, याद करिए, आर्थिक परिवर्तन, और आर्थिक परिवर्तन के बाद बदलता हुआ वर्गीय समीकरण, याद है, बदलता हुआ वर्गीय समीकरण ही सामाजिक परिवर्तन है। जैसे एक समीकरण का मतलब है एक वर्ग की सत्ता टूटेगी और दूसरे वर्ग की सत्ता स्थापित होगी। तो जिस वर्ग की सत्ता टूटी, आप याद करिए कि आप जब 14वीं सदी से 18वीं सदी में आए, 18वीं सदी, तो आपने क्या प्रभाव देखा, आपने यह देखा इससे पहले कौन था, इससे पहले था सामंत एवं कुलीन, सामंत एवं कुलीन तथा चर्च। ओके, तो सामंत और कुलीनों की सत्ता जब टूटी तो सामंतवाद के कब्र से राजतंत्र स्थापित हुआ था, यूरोपीय राजतंत्र। और आपको यह भी याद है कि यूरोपीय राजतंत्र और मध्यवर्ग दोनों ने एक तरह से असामयिक और अस्वाभाविक गठबंधन बनाया था दोनों ने एक दूसरे के साथ। किसके अगेंस्ट में, तो पुरातन व्यवस्था के अगेंस्ट में। तो क्या हुआ कि अब राजतंत्र पूरा स्थापित हुआ क्योंकि सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, यूनिफॉर्म चर्च सिस्टम टूट गया। और सामंत, देखो सामंतवाद कहते हो तो उसके तीन अभिव्यक्ति है, एक है राजनीतिक पक्ष, दूसरा आर्थिक पक्ष और तीसरा सामाजिक पक्ष। तो आर्थिक पक्ष तो वैसे ही टूटा, मिनल प्रणाली टूटी तो आर्थिक पक्ष टूटा, तो राजनीतिक पक्ष टूट गया क्योंकि आपका आर्थिक आधार कमजोर हो जाएगा, तो सेना वेना उस भी कमजोर हो जाएगी। ऊपर से तोपखाने का आविष्कार हो गया, तो तोपखाने से आपके किले विले तोड़ दिए जाएंगे। तो एक तरह से राजनीतिक शक्ति के रूप में और आर्थिक शक्ति के रूप में वो टूट चुका था सामंतवाद। लेकिन जो उनके सामाजिक विशेषाधिकार थे वे अभी भी बने हुए थे, और उनके जो कुछ आर्थिक विशेषाधिकार भी थे, जैसे लोगों पर कुछ टैक्स लगाते थे, लोगों से बेगार लेते थे कुछ हद तक, तो कुछ जो लोगों पर उनकी जो अपना जनसामान्य पर जो उनका वर्चस्व था या उनको श्रेष्ठता का भान था, जो वर्गीय विशेषाधिकार था, अभी बचा हुआ था। तो अब राजतंत्र की विडंबना देखो, राजतंत्र अपने आप को अभी पुनर्स्थापित किया ही, बड़े जद्दोजहद के बाद राजतंत्र ने एक लंबे अंतराल के बाद अपने आप को पुनर्स्थापित किया। तथा उसका प्रभाव